तो यार ले आया हूँ किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए हाजिमे नो इप्पो एपिसोड नंबर 13। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं आज ही एपिसोड नंबर 14 को अपलोड करूँ तो इस वीडियो पे जितने ज्यादा लाइक और कमेंट करवा सकते हो करवा डालो मेरे भाई लोगों। और इसके बाद आज ही एपिसोड नंबर 14 को लाना वो मेरी जिम्मेदारी है। तो चलो यार अब शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे इप्पो माकानाउची जूजू अपना पावर ब्लो माशिबा को दे मारता है। उल्टा माशिबा डैमेज लेने के बजाय मुस्कुराने लगता है। माशिबा ने सूरत हाल को एक लम्हे में ही पलट डाला होता है। माशिबा ने इप्पो के पावर ब्लो को अपने एल्बो से रोक लिया होता है। इप्पो के हाथ में शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है। ये देख के आओकी कहने लगता है इसी वजह से तो वो राइट साइड पे अपना इतना ध्यान नहीं लगता क्योंकि उससे पता है कि वो हमेशा अपने एल्बो का इस्तेमाल करके ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद माशिबा अपने लेफ्ट जैब्स वगैरह का इस्तेमाल करके इप्पो माकानाउची पे बाड़ी पड़ जाता है। कोने में ले जाके उससे मजीद धकेल ही होता है कि इसके बावजूद भी माकानाउची अपने राइट ब्लॉक का इस्तेमाल करता है कि चाहे जरूर माशिबा ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन इस बार माशिबा ने उम्मीद नहीं की होती इप्पो अपने राइट पंच का इस्तेमाल करेगा भी क्योंकि वो बार बार ब्लॉक हो रहा था। ना कि सिर्फ इतना बल्कि उल्टा इप्पो डैमेज ले रहा होता है। पर हम देख पाते हैं इप्पो अपने राइट पंच से उम्मीद लगा बैठता है क्योंकि ये इप्पो का अपना बॉक्सिंग का स्टाइल है और इप्पो अपने स्टाइल से पीछे नहीं हटना चाहता होता। तो माशिबा के खिलाफ पंचिंग एक्सचेंज करने के दौरान इप्पो अपने राइट पंच का इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि माशिबा अपने एल्बो से ब्लॉक तो करता है। अगर हम देख पाते हैं इप्पो अपने पंचेस को इतने जोर जोर से मार होता है कि माशिबा की एल्बो भी अब दुखने लगती है। हालांकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है पर ताकामुरा बताता है कि ये सब कुछ मियाटा की वजह से इप्पो कर रहा है। इप्पो मियाटा का बदला लेना चाहता है। तो यहाँ पे इप्पो जरा भी इसकी परवाह नहीं कर रहा कि ऐसे करने से इसकी हड्डी टूट जाएगी। माशिबा भी उससे मार मार के परेशान हो रहा होता है कि ये पीछे क्यों नहीं हट रहा। हम देख पाते हैं इप्पो की भी आंखों में वो भड़कती हुई आग लगी होती है क्योंकि उसे हर हालत में आगे बढ़ने पे मजबूर करी होती है। इफ भी इप्पो की हिम्मत की दाद देते हुए कहने लगता है कि माशिबा को अब लग रहा है कि उसके हमले उस पे काम ही नहीं कर रहे। इप्पो माशिबा को पीछे धकेला होता है। माशिबा तंग रह के इप्पो को अपने जहाजे में फंसाता है कि वो फ्लिकरिंग जैब्स का इस्तेमाल करने को जा रहा है। इप्पो जब उसके लेफ्ट जैब्स के लिए तैयार हो रही होता है कि उसी दौरान माशिबा अपने खतरनाक किस्म का चॉपिंग राइट फौरन से इप्पो के मुंह पे दे मारता है। चॉपिंग राइट माशिबा का सबसे पावरफुल मूव होता है। इस वजह से इप्पो इतनी बड़ी डैमेज लेता है कि यहाँ तक उसे ठीक से दिख रहा भी नहीं होता और बस इप्पो यहाँ पे नीचे गिरने को ही जा रहा होता है कि उसे मियाटा का ख्याल आता है और बस ये आने की देर होती है कि गिरने से पहले इप्पो अपने कदम को जमा के खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे इप्पो से राइट ब्लो मारता ही है वो दोबारा से एल्बो से ब्लॉक करता है। तब तक इप्पो के भी मुंह पे माशिबा ने शॉर्ट अपरकट दे मारा होता है। हम देख पाते हैं इप्पो को खड़े होने में काफी ज्यादा दुश्वारी होने लगती है जबकि दूसरी ओर माशिबा की भी हाथ की कोनी पूरे तरीके से खत्म हो चुकी होती है। जो देख के चीफ कहने लगता है इप्पो ने उसके सबसे बड़े डिफेंस को तोड़ डाला। जो देख के ताकामुरा कहने लगता है चाहे उसका डिफेंस कितना मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। शायद से वो ये भूल गया था कि ये माकानाउची का रिकॉर्ड है कि सबसे पावरफुल पंचेस इस टूर्नामेंट में उसी के हैं। चीफ चिल्लाते हुए इप्पो से कहने लगता है दर्द को सहो और आगे बढ़ो। वो काफी ज्यादा डैमेज ले चुका है। वो ऐसे ही करता है और यहाँ तक वो माशिबा के खिलाफ एक सॉलिड पंच उसकी बॉडी पे दे मारता है। जो देख के माशिबा की छोटी बहन को उसके लिए काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। इसी तरह अब इप्पो माशिबा पे बाड़ी पड़ता चला जा रहा होता है। अब इप्पो लगातार माशिबा को पंचेस मारता जा रहा होता है। इसके बावजूद भी माशिबा भी अपनी छोटी सिस्टर के लिए लड़ा होता है और वो यहाँ पे गिरने से इनकार करता है। पूरा हाल चेयरिंग कर होता है सिवाय माशिबा की सिस्टर के जो कि काफी ज्यादा डरी होती है और परेशान होती है। आखिरकार इतनी ज्यादा डैमेज लेने के बाद माशिबा इप्पो को क्लिंच करने लगता है। वो जूजू छुड़ाता ही है कि उतने में ही सेकंड राउंड यहाँ पे खत्म हो जाता है। माशिबा मजीद अपने बड़े भाई को पिटते हुए देख ना सकती। इसी वजह से तो वो काफी परेशान हालत में यहाँ से उठ के चली जाती है। हम देख पाते हैं इप्पो ने चाहे जरूर उसके लेफ्ट एल्बो को पूरे तरीके से तबाह तो कर दिया है। अगर ऐसा करते हुए इप्पो के राइट हैंड भी काफी ज्यादा जख्मी हुआ है और उससे काफी ज्यादा खून बह रहा है। इसके साथ ही साथ इप्पो की भी हाथ की हड्डी शड्डी टूटी है। चीफ इप्पो को वार्न करते हुए कहने लगता है अगर तुमने इस तरह लड़ा तो मैच तो जीत जाओगे अगर हमेशा हमेशा के लिए अपने करियर से हाथ धो बैठोगे। हालांकि उसे इतना डांटने के बावजूद भी जब चीफ इप्पो की निगाहों में घूरता है वो समझ जाता है इप्पो मरता चला जा रहा है मियाटा का बदला लेने के लिए। देख के चीफ समझ जाता है कि मैं इसे रोक ही नहीं सकता चाहे मैं जितना मर्जी चालू। नेजर चीफ को बोलने लगता है आप ये क्या कह रहे हैं हम इसे रिंग में नहीं बेच सकते। चीफ इनकार करते हुए कहने लगता है ये बॉक्सर डिसाइड करेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम इसकी आंखों में सब देख के बता सकते हो कि वो मरता चला जा रहा है लड़ने के लिए मियाटा का बदला लेने के लिए। और ऐसा कॉर्नर मैन हमारी ये ड्यूटी है कि हम उसे गाइड करें कि तुमने जीत
जीतना कैसा है और उसके हाथ को मजीद जख्मी होने से बचा सके। उसे बताता है कि फिलहाल लेफ्ट पंच का इस्तेमाल करो और उसे झांसे में फंसाओ और एक अच्छा मौका मिलने पे ही अपने राइट पंच का इस्तेमाल करना। उसके खिलाफ बॉडी ब्लो इस्तेमाल करो, उसके जिस्म पे मारो और दर्द सहने की वजह से वो जब अपनी चिन को नीचे करेगा तो एक ही बारी में बस अपने राइट पंच का इस्तेमाल करो उसकी चिन पे और उसका काम तमाम कर डालो। हाँ, चूंकि तुम्हारा फिस्ट इतना ज्यादा जख्मी है तो तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। जब तुम्हें मौका मिले तो सही तरीके से उसे काम मिलाना। राउंड थर्ड की शुरुआत होती है। हम देख पाते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने एक एक हाथ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरी सीन में हम माशिबा के बॉस को देखते हैं। उसके साथ माशिबा पार्ट टाइम जॉब करता होता है और ये भी गिने चुने उन्हीं बंदों में से एक होता है जिसने माशिबा को अच्छे तरीके से ट्रीट किया होता है। और वो मैच को देखने थोड़ा सा लेट पहुंचा होता है, पर हॉल में जाने से पहले उसकी नजर उसकी बहन पे पड़ती है जो कि हॉल से बाहर होती है। और जब वो उससे पूछता है तो उसकी बहन रोते हुए कहने लगती है, मैं अपने भाई को मेरी खातिर जख्मी होते हुए नहीं देख सकती। वो रोते हुए इसकी मिन्नत करती है कि मैं चाहती हूँ कि रुक जाए, ये सब कुछ रुक जाए। माशिबा का बॉस उसकी बहन को कुमी बुलाता होता है तो वो कुमी से कहता है कि तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है, अगर हम उसके लिए चेयर नहीं करेंगे तो फिर आखिर कौन करेगा। चेयरिंग से लग रहा होता है कि ईपो दूसरी तरफ तबाही मचा रहा है, माशिबा पिट रहा है। यहाँ तक उसकी सिस्टर कुमी को अनाउंसर की आवाज भी सुनाई दे रही होती है जो कि कह रहा होता है कि ईपो ने माशिबा को मार मार के पागल कर डाला है। पर इसके बावजूद भी माशिबा आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो यहाँ पे हारने के लिए तैयार ही नहीं है। देख के उसका बॉस कहने लगता है, जल्दी करो, हमें जाना होगा अंदर और उसके लिए चेयरिंग करनी होगी। ये कहते हुए वो उसे अपने साथ हॉल में ले आता है। हम देख पाते हैं इतने ज्यादा बॉडी ब्लोज की वजह से माशिबा की टांगे भी सही तरीके से काम नहीं कर रही होती, और इसके बावजूद भी माशिबा यहाँ पे खड़ा होता है कैसे ना कैसे करके। सारे लोग माशिबा की हिम्मत और जुनून की दाद देने लगते हैं। यहाँ पे माशिबा सिर्फ अपनी छोटी सिस्टर के बारे में सोच रहा होता है, जो देख के चीफ भी कहने लगता है, माशिबा वाकई में काफी गजब किस्म का है। दिखने से तो लग रहा है यहाँ पे माशिबा का काम तमाम होने को जाएगा। वो अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए उसके हमलों को डॉच करके बॉडी ब्लो मार के उससे पीछे रस्सियों में धकेल डालता है। आखिरकार दर्द की वजह से माशिबा अपने मुंह को नीचे कर ही डालता है, जो देख के चीफ कहता है कि अपने राइट पंच का इस्तेमाल करो उसकी चिन पे। माशिबा डैमेज लेने की वजह से अब सही तरीके से देख भी नहीं पा रहा होता और वो अपने मन में सोचने लगता है, क्या मैं हारने वाला हूं? नहीं, मैं ऐसी जगह पे नहीं हार सकता। यहाँ पे माशिबा को याद आने लगता है कि जब माशिबा घर लौट के आया था काम से आधी रात को, उसकी सिस्टर उसके लिए जागी हुई थी ताकि उसे अकेलेपन का महसूस ना हो। उस रात माशिबा काफी ज्यादा परेशान था कि उससे तनख्वाह दिए बगैर ही निकाल दिया गया है। उसकी बहन उसे चेयर करते हुए कहने लगती है, फिक्र मत करो, तुम्हें नई जॉब मिल जाएगी। और उसकी छोटी सिस्टर उसे एडवाइस देती है कि चाहे जो भी हो जाए हिम्मत मत हारना, बस ईपोस का काम अब तमाम करने को ही जा रहा होता है। उसकी बहन कुमी चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारती है। सुख के माशिबा एक बार फिर से अपने टूटे हुए हाथ से काम चलाने लगता है, अपने हिटमैन स्टाइल में जाता है, जो देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बस इसी तरह वो अपने खतरनाक सी लंबी सी रेंज से अपना मुक्का ईपो के मुंह पे दे मारता है, और यहाँ तक इसके तुरंत बाद अपने चॉपिंग राइट का इस्तेमाल करके ईपो के डिफेंस को तोड़ते हुए उसे नॉकडाउन कर डालता है। सारे लोग उसकी हिम्मत, उसके भड़कते हुए शोले को देख के डर सा रह जाते हैं, तंग सा रह जाते हैं। किंग जैब्स और चॉपिंग राइट माशिबा का सबसे पावरफुल मूव होता है, जो कि उसने दोनों एक साथ ईपो पे इस्तेमाल किया है, जहां पे ईपो को लगने लगता है कि उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे, कि तभी उसकी नजर माशिबा के कदमों पे पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा काम पर होता है, जो देख के ईपो समझ आता है कि मेरे राइट ब्लॉक की पावर इतनी ज्यादा है कि अगर इसे एक मुक्का भी मेरा पड़े तो ये गिर जाएगा। ईपो को एहसास होता है कि उसकी हालत मेरी जैसे, पर इसके बावजूद भी वो अपने कदम जमा के खड़ा हुआ है। इसकी हिम्मत कहीं मुझसे ज्यादा है। ईपो को याद आता है जब मियाटा का पैर टूट गया था, मियाटा अपने पैरों पे खड़ा था, उसका जुनून इतना ज्यादा था कि वो ऑटो पायलट पे था और तब तक लड़ा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। तो आखिर में ही क्यों, क्या मेरा जज्बा, क्या मेरा जुनून किसी से कम है? कहते हुए ईपो कैसे ना कैसे करके उसके सहारे को लेके उठने लगता है अपने पैरों पे, और वो कहता है अपने मन में, माशिबा तुम्हें इससे कई गुना ज्यादा पंचेस मारने होंगे मुझे नॉकडाउन करने के लिए, मुझे इससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इसे हराने के लिए। कहते हुए वो अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है। बोमा कनाउची को अपने पैरों पे खड़ा होता देख के पूरी की पूरी ऑडियंस हाइप पकड़ लेती है। अब ये देख के कुमी को और भी चिंता होने लगती है। देख पाते हैं दोनों की आंखों में, दोनों की सीनों में वो शोले से दसे पड़े होते हैं। दोनों के दोनों आखिर में कहने लगते हैं, चाहे इसके लिए मैं अपना पूरा जिस्म क्यों ना खो दूं, ये मैच मेरे नाम जाएगा। दोबारा से इनकी बॉक्सिंग को रेज्यूम किया जाता है। वो उसके हमले को झेलते हुए एकदम से उसके करीब आके अपने राइट मास्टर ब्लो का इस्तेमाल करता है।
हाँ वही हाथ जिसे चीफ ने इस्तेमाल करने से मना किया था। अब उसके राइट पंच से माशिबा ने बहुत बड़ी डैमेज ली होती है, पर ईपो अपने टूटे हुए हाथ को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार और यहाँ तक तीसरी बार भी इस्तेमाल करता है। माशिबा दर्द के मारे बेहोश होकर नीचे गिरने को इशारा होता है कि वो अचानक से चिल्लाता है, इससे उसका जिस्म होश में रहता है और अभी उसका काम तमाम करने को इशारा होता है कि माशिबा उससे क्लिंच करने लगता है। अब क्लिंजिंग का भी एक टाइम होता है और वो टाइम अप होने के बावजूद भी माशिबा उससे ना छोड़ता, जो देख के ईपो उसके पेट में जोर जोर से मुक्के मारने लगता है। हालांकि इसके बावजूद भी माशिबा ईपो से चिपका रहता है। देख के ईपो इतना ज्यादा तंग रह जाता है कि वो माशिबा को इतने जोर से पंच मारता है कि माशिबा उड़ के हवा में जाता है। चीफ अब चिल्लाता है ईपो पे, इतनी देर खड़े क्यों, जाके उसका काम तमाम कर दो। इस पर माशिबा का भी चीफ चिल्लाते हुए उसे होश में लाता है और ईपो ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। ईपो उसके हमले को डॉज करते हुए उस पे अपने राइट पंच से राइट अपर कट मारता है, फिर उसे इतने जोर का पंच मारता है कि वो रस्सियों से टकरा के जोर से जमीन पे गिर जाता है। देख के फिक्रमंदी से उसकी बहन का कलेजा उसके मुंह को आ जाता है और उसकी खूबसूरत आंखें अपने आंसू से बढ़ जाती है। जबकि दूसरी ओर ईपो और उसका चीफ काफी ज्यादा खुश होते हैं। इतनी बड़ी डैमेज लेने के बावजूद भी माशिबा अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है और अगर वो खड़ा ना हो पाता तो वो जमीन पे रेंगने लगता है। इस वक्त उसकी आंखों में थोड़ा सा दुख सा होता है और वो कहता है कि मैं हारना नहीं चाहता। इसी में 10 तक काउंटिंग पूरी होती है और माशिबा बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। अब तो उसकी ये हालत उसकी छोटी बहन से देखी भी नहीं जा रही होती। देखते देखते ईपो को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ईपो ये मैच जीत जाता है। इसी के साथ ईपो को उसका पहला टाइटल मिलता है, रूकी किंग टूर्नामेंट चैंपियन। जो सुन के ईपो की जान में जान आती है और उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। ये देख के ताकामुरा भी मुस्कुरा रहा होता है और वो सोचने लगता है, मुझे पता था ये टाइटल तुम्हारे नाम ही जाएगा, पर काफी मुश्किल मैच था ये वाला। और ईपो का चीफ उस पर गुस्सा भी होता है कि अगर क्या होता तुम्हारा ये हाथ टूट जाता, तुमने बार बार इसका इस्तेमाल किया। और इसके साथ ही साथ चीफ उसे शाबाशी भी देता है। माशिबा को जो होश आती है वो चिल्लाने लगता है कि मैं हारा नहीं हूँ और ईपो से कहता है, गधे इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ। ईपो अपना हाथ उठा के उसे कहता है, एक अच्छे मैच के लिए शुक्रिया। तभी माशिबा की नजर उसके राइट हाथ पे पड़ती है जिसे काफी ज्यादा खून बह रहा होता है और इससे माशिबा को एहसास होता है कि उससे भी इतनी आसानी से ये विक्ट्री नहीं मिली। उसने सिर्फ ये फाइट जीतने के लिए अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया था। यही वजह से माशिबा अपना गुस्सा उस पर तो नहीं उतार सकता, तो वो जमीन को मारने लगता है। पर ऑडियंस उसे चेयर करते हुए कहने लगती है, तुम एक ग्रेट फाइटर हो, तुम्हारा करियर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। हमें मालूम पड़ता है एक लम्हे में आखिर में ईपो थोड़ा सा डर भी गया होता है इससे, पर इसके बावजूद भी विनर कोई और नहीं बल्कि ईपो ही रहा। इसके बाद पूरी की पूरी ऑडियंस में ईपो के नारे गूंजने लगते हैं। के बाद यहीं पे अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत होती है। ईपो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं रखी थी कि मेरे आखिरी मैच के तुरंत बाद ही अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत होगी। खैर यार, रूकी चैंपियन का फर्स्ट रिवार्ड किसी और को नहीं बल्कि ईपो को जाता है। बस इसी के साथ सारे लोग ईपो के लिए तालियां बजाने लगते हैं। एक तरफ सेलिब्रेशन हो रही होती है और दूसरी ओर कहानी माशिबा और उसकी सिस्टर पे जाती है। माशिबा काफी ज्यादा जख्मी और गिटी पिटी हालत में होता है। हालांकि कुमी परेशानी की हालत मरती चली जा रही होती है और कुमी अपने भाई से कहने लगती है कि प्लीज बॉक्सिंग को छोड़ दो। उसका भाई उसे बताता है कि बॉक्सिंग में तुम्हें जीतने के लिए बड़े लोगों को खुश नहीं करना पड़ता, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा फील करता हूँ। अब माशिबा हर काम अपनी बहन के लिए करता होता है, चाहे उसे पसंद आए या ना आए। आज पहली बार उसकी बहन उसके चेहरे पे वो खुशी सी देखती है बॉक्सिंग को लेके। इस पर कुमी अपने आंसू पूंछते हुए कहने लगती है, ठीक है, अगली बार जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम मिलके इस पर काम करेंगे। दूसरी ओर आओकी काफी ज्यादा खुश होता है कि जहाँ पे ताकामुरा और किमुरा ने एक तरफ मियाटा और यामी पे वोट किया था, उधर ही इन्होंने आओकी को फोर्स किया था कि तुम ईपो पे वोट करोगे। अब आओकी काफी ज्यादा खुश होता है कि वो इनके बीच में शर्त को जीत गया और इस बात पे उन्होंने अच्छी खासे पैसे भी लगाए होते हैं। यूं ही कहानी अब हमें कुछ दिनों के बाद दिखाई जाती है जहाँ पे मियाटा भी रिकवर कर चुका होता है और सुबह सवेरे रोड वर्क कर होता है। फिर कुछ देर बाद कहानी ईपो पे जाती है और उसके दोस्तों उमेजावा पे, और उमेजावा और उसके दोस्त ईपो को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि रोकी किंग का टाइटल अब तुम्हारे पास है। और उमेजावा उसे बताता है कि हम भी कोने वाली कुर्सी से तुम्हें देख रहे थे और इसके दोस्त काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उसे आज जापान के टूर्नामेंट में देखने के लिए, क्योंकि बस कुछ दिनों में ही शुरू होने को जा रहे हैं। मगर ईपो उनसे माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मुझे चीफ ने परमिशन नहीं दी कि मैं आज जापान टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूं। कि लास्ट फाइट में ईपो के हाथ ने बहुत बड़ी डैमेज ली होती है। अगर वो इसी तरह लड़ता रहा तो
उसका हाथ खराब हो जाएगा, जबकि डॉक्टर ने कहा कि इसके हाथ को ठीक होने में 2 महीने लगेंगे और ऑल जापान टूर्नामेंट इससे पहले ये सुन के उसके दोस्त काफी ज्यादा खफा होता है कि 2 महीने तक वो रिंग में आएगा ही नहीं। फिर वो लोग अपने आप को संभालते हुए ईपो को चेयर करते हुए कहने लगते हैं कोई बात नहीं, बस तुम अपने रोड वर्क और अपने फुटवर्क का ध्यान रखना ताकि तुम इम्प्रूव करते जाओ। क्लासरूम के दौरान ईपो सोचने लगता है कि मेरे हाई स्कूल के दिन अब बस खत्म होने को जा रहे हैं। मेरे दोस्त वगैरह ओमेजावा कोई ना कोई अपने लिए जॉब ढूंढेंगे। ईपो कल लौट के जा रहा होता है, वो काफी ज्यादा खफा होता है कि मेरा गोल अब क्या है, क्योंकि पहले मेरा गोल तो था रूकी चैंपियनशिप हासिल करना जो कि मैंने कर लिया है, अब मैं क्या करूं। तो चीफ ने भी एटलीस्ट 2 महीने तक तो मुझे लड़ने से मना कर दिया है, तो मैं क्या करूं अब। चलते चलते ईपो की नजर एक अनजान साइकिल वाली लड़की पे पड़ती है। तो देखे ईपो को माशिबा की छोटी सिस्टर की याद आने लगती है, जिसे सोच के ईपो काफी ज्यादा खफा होता है और वो अपने मन में कहने लगता है माशिबा को हराने के बाद मेरी लव स्टोरी की शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो गई और उस वक्त से मैं अभी तक बेकरी में विजिट करने ही नहीं गया। ईपो यहाँ पे पूरे तरीके से टूट के रह गया होता है। अब ना कि वो बॉक्सिंग खेल सकता है और ना कि अपने प्यार की शुरुआत कर सकता है। वो सोचने लगता है कि एटलीस्ट मुझे उससे जाके माफी तो मांगनी चाहिए कि मैंने उसके भाई की काफी ज्यादा बेइज्जती की थी। अब यही सोच के ईपो बेकरी तक तो जा पहुंचता है, मगर उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे होते। ईपो सोचने लगता है कि इन चीजों में तो मेरी हिम्मत भी मेरा साथ नहीं देती जो कि मेरी बॉक्सिंग रिंग में मेरे साथ लड़ती है। इसी तरह अब ईपो बेकरी के दरवाजे तक पहुंचता ही है कि उतने में कुमी वहां से निकल के आ रही होती है। माशिबा की छोटी सिस्टर कुमी उसे यहाँ पे वेलकम कह के यहाँ से चली जाती है। इसी बेकरी की दूसरी वर्कर से ईपो को अब मालूम पड़ता है कि अब इस लड़की ने ये जॉब को क्विट कर दिया। इसी में ईपो नहर के किनारे पे बैठ के इससे खा रहा होता है और इस बार उसे इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा होता। ईपो का दिल अंदर से मुरझा गया होता है पूरे तरीके से, क्योंकि अब ईपो उसे दोबारा कभी मिल नहीं पाएगा। कहानी एक अनजान बॉक्सर पे जाती है जो कि ईपो माकानाउची का लास्ट बैटल देख रहा होता है माशिबा के खिलाफ, और वो ईपो की दाद देते हुए कहने लगता है तुम ही वो वाहिद बॉक्सर हो जो मुझे खुशी दे सकता है लड़ते दौरान। उम्मीद तो करता हूँ कि मैं तुम्हें ऑल जापान के टूर्नामेंट में भी देखूं। ईपो माकानाउची तरी पीछे से उसका कोच आके कहने लगता है तुम फिर से ईपो माकानाउची का मैच देख रहे हो, आखिर कितनी बार तुम एक ही मैच उसका देखोगे। तो वो अनजान बॉक्सर कहने लगता है भाई तुम क्या बोल रहे हो, ये फाइट इतनी ज्यादा गजब की है कि मैं जितना ईपो की तारीफ करूं और जितनी बार ये मैच देखूं उतना ही कम है। मैं बेदर्दी से इस फाइटर से लड़ना चाहता हूँ। सुन के उसका कोच काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होके कहने लगता है मैं तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहता, मगर वो ऑल जापान टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। सुन के उस बॉक्सर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उल्टा ईपो को ढूंढने निकल पड़ता है। तो इसी में ईपो जब जिम पहुंचता है तो उसे किमोरा बताता है कोई तुमसे मिलने आया है ईपो। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इसने ईपो को ढूंढ कैसे लिया, तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। हर बॉक्सर को उसका जिम उसे रिप्रेजेंट करता है, तो जहाँ पे ईपो का जिक्र होगा वहाँ पे उसके जिम का भी जिक्र होगा। वैसे भी ये ताकामुरा की वजह से ये जिम काफी ज्यादा फेमस है। चीफ की ट्रेनिंग काफी ज्यादा मशहूर है क्योंकि उसने ताकामुरा को ट्रेन किया है, तो इस जैसे जिम को ढूंढना बहुत ज्यादा आसान होता है। अरे यार ईपो अनजान बॉक्सर से पूछने लगता है माफ करना, मैंने तुम्हें काफी इंतजार करवाया मगर मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। सुन के वो अनजान बॉक्सर कहने लगता है क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं मालूम? खैर मैं बता ही देता हूँ, मेरा नाम है सैंडो और जिस तरह से तुम ईस्टर्न के रूकी चैंपियनशिप का टाइटल है तुम्हारे पास, इस तरह से मेरे पास वेस्टर्न का रूकी चैंपियनशिप का टाइटल है। जो सुन के ईपो काफी ज्यादा चौंक जाता है। नाम सुन के किमुरा कहने लगता है ये नाम मैंने सुना हुआ है, मैगजीन में तुम्हारे बारे में काफी कुछ लिखा जाता है और यहाँ तक तुम कैंसाई रीजन के नंबर 1 राइजिंग स्टार हो। के साथ ही साथ तुम ईपो से फिलहाल तो कई गुना ज्यादा फेमस हो। आओकी भी हिरांगी से कहने लगता है तो तुम हो वो राइजिंग स्टार जो कि हर कोई नानीबा का तुम्हें रॉकी कहता है। और अब आते सारे वो ईपो को चैलेंज करता है ऑल जापान टूर्नामेंट में मिलने के लिए, जो सुन के सारे लोग वहीं पे चौंक जाते हैं। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।